हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु नॉलेज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एनआई एक्ट के नाम से भी जाना जाता है इसे। ये जेआईआईबी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ इसमें से पक्का 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। मेरे जेआईबी के एग्ज़ाम्स में भी जो क्वेश्चन आए थे मैंने इसमें कवर करे हैं, और इसमें से मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करे हैं जो कि जनरली पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो एनआई एक्ट 1881 है, ये इफ़ेक्टिव कब हुआ, ये इफ़ेक्ट में कब आया, तो कब आया, मार्च 1 1882। इसका नाम है एनआई एक्ट 1881। ये इफ़ेक्टिव था फ्रॉम द डेट मार्च 1 1882। इसके अंदर टोटल कितने सेक्शंस होते हैं, 147 सेक्शंस, और टोटल कितने चैप्टर्स होते हैं, 17 चैप्टर्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जनरली पूछे जाते हैं, मैंने वो मेंशन कर दिए हैं। जैसे कि सेक्शन 4 में क्या है, एनआई एक्ट के सेक्शन 4 में क्या है, किसके बारे में बताया गया है, किसको डिफाइन करा गया है, तो है प्रॉमिसरी नोट। सेक्शन 4 में आता है प्रॉमिसरी नोट। ऐसे ही सेक्शन 5 में आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। सेक्शन 6 में आता है चेक। सेक्शन 8 में आता है होल्डर। सेक्शन 9 में आता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। सेक्शन 10 में आता है पेमेंट इन ड्यू कोर्स। सेक्शन 14 में आता है नेगोशिएशन। सेक्शन 15 में आता है एंडोर्समेंट। और सेक्शन 123 से 131 के अंदर आता है एक सेक्शन किससे डीलिंग करता है, डील्स विद द क्रॉसिंग ऑफ चेक, क्रॉसिंग ऑफ चेक्स के साथ डील करता है। सेक्शन 123 में आता है जनरल क्रॉसिंग, और सेक्शन 124 में आता है स्पेशल क्रॉसिंग। अब देखिए, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें क्या क्या आता है, हमारे प्रॉमिसरी नोट आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, चेक आता है। मैंने प्रॉमिसरी नोट आपको पहले ही वीडियो में पढ़ा दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज भी पढ़ा दिया। प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के बीच में डिफरेंस भी बता दिया है। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रही हूँ मैं, तो इसको देख लीजिएगा, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि चेक भी कहीं ना कहीं बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड है। चलिए अब देखते हैं चेक। चेक क्या होता है हमारा, चेक की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ एनआई एक्ट। अभी बताया था सेक्शन 6 में डिफाइन है। सेक्शन 6 कैसे डिफाइन करता है चेक को, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन विच वन पार्टी ड्रॉई इज अ बैंक। अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसमें एक पार्टी जो कि ड्रॉई होती है वो कौन होती है, बैंक। मतलब बैंक यहाँ पे किसका रोल अदा करता है, ड्रॉई का। सो a drawer means account holder draws the check on the drawee bank in the name of payee। जैसे कि मैं एक अकाउंट होल्डर हूँ, ठीक है, तो मैं कौन हुई, ड्रॉर। मैंने एक चेक लिखा, चेक पे नाम लिखा पे राम, तो राम वहाँ कौन हो गया, पेई। मतलब वो जो पैसा है, सपोज 50,000 का चेक है तो पैसे किसको मिलेंगे, राम को, तो पेई कौन हो गया, राम। और ड्रॉर कौन हो गई, मैं। वहाँ पे साइन किसके होंगे, मेरे साइन होंगे, ठीक है। अब मैंने वो चेक बैंक को दिया, तो मैं बैंक को उस टाइम क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट कर रही हूँ, बैंक को ऑर्डर कर रही हूँ कि वो चेक का जो भी पेमेंट है वो बैंक किसको अदा करे, राम को अदा करे। राम को पेमेंट मिलेगा 50,000 का। ड्रॉर यानी कि मैंने बैंक को कहा कि जो 50,000 का पेमेंट है वो राम को दे देना, तो राम हो गया पेई, ड्रॉर हो गई मैं, और बैंक हो गया ड्रॉर। तो इसमें 3 पार्टीज होती है, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जिसमें ड्रॉई कौन हो जाता है, बैंक। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई एक पर्सन होता था, पर यहाँ पे ड्रॉई कौन होता है, बैंक। चलिए अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू चेक। इसमें सारे ही पॉइंट जो मैंने मेंशन किए, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमाउंट इन वर्ड्स इज कॉल्ड लीगल अमाउंट। जो चेक पे वर्ड्स में अमाउंट लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, लीगल अमाउंट। अमाउंट इन फिगर्स इज कॉल्ड कर्टेसी अमाउंट। वर्ड्स वाले को बोलते हैं लीगल, फिगर्स वाले को बोलते हैं कर्टेसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स आर डिफरेंट, अगर मैंने 2 अमाउंट लिखे हैं, वर्ड्स में कुछ और लिखा है, फिगर में कुछ और लिखा है, दोनों अलग लिखे हैं, देन द वैल्यू ऑफ वर्ड्स कैन बी पेड एज पर सेक्शन 18 ऑफ एनआई एक्ट। ये मेरे क्वेश्चन आया था जेआईबी में। ऐसे केस स्टडी दिया था कि सपोज चेक है, चेक पे अमाउंट लिखा है 50,000, वो लिखा है आपने फिगर्स में, और वर्ड्स में लिखा है आपने 5 लाख। तो 4 ऑप्शन थे। जैसे पहला ऑप्शन मान लीजिए ये था कि कौन सा अमाउंट पे होगा, 50,000 पे होगा,
सेकंड ऑप्शन था 5 लाख पे होगा। थर्ड ऑप्शन था कि कुछ भी पे नहीं करेंगे। फोर्थ ऑप्शन था वी विल पे द अमाउंट इन वर्ड्स एज पर सेक्शन 18 ऑफ एनआई एक्ट। तो आंसर क्या आएगा, वी विल पे द अमाउंट इन वर्ड्स एज पर सेक्शन 18 ऑफ एनआई एक्ट। ये इसका प्रॉपर आंसर है। हालांकि बैंक में जो हमारी प्रैक्टिस होती है उसमें अपन के पास ऐसा होता है कि दो अलग अलग अमाउंट लिखे हैं, वर्ड्स में अलग लिखा है, फिगर्स में अलग लिखा है, तो हम कॉल करते हैं, बोलते हैं भाई आपने गलत लिखा है तो इसको करेक्ट कर जाओ। पर इन एक्चुअल अगर अपन देखें एनआई एक्ट को, तो एनआई एक्ट का सेक्शन 18 ये बोलता है कि अमाउंट इन वर्ड्स विल बी पेड। देखिए इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे सपोज इन फिगर्स में मैंने अमाउंट लिखा है 50,000 चेक पे और इन वर्ड्स लिखा है 5 लाख रुपीज़ ओनली। तो क्या इसका पेमेंट होगा? हाँ, इसका पेमेंट होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ एनआई एक्ट इसका पेमेंट होगा। और कितना पेमेंट होगा? 5 लाख। बिकॉज उसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग, एनआई एक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ड्स में अमाउंट लिखा होता है उसी का पेमेंट होता है। ठीक है, अब देखिए इफ़ अमाउंट इज़ रिटन इन वर्ड्स ओनली एंड नॉट इन फिगर्स, अगर चेक दिया मैंने उसमें सिर्फ वर्ड्स में अमाउंट लिखा है और फिगर्स में कोई अमाउंट नहीं लिखा है, तो इसका पेमेंट, इस चेक का पेमेंट नहीं होगा। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा कौन बोलता है इसको? ये बोलता है सेक्शन 20 ऑफ एनआई एक्ट। सेक्शन 20 ऑफ एनआई एक्ट ये बोलता है कि अगर वर्ड्स और फिगर दो जगह हैं, वर्ड्स में अमाउंट लिखा है और फिगर में अमाउंट नहीं लिखा है, तो सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं होगा। देखिए इसका भी एग्जांपल यहाँ है, फिगर में मैंने कोई अमाउंट नहीं लिखा है, वर्ड्स में लिखा है 5 लाख रुपीज़। तो क्या इसका पेमेंट होगा? नहीं, इसका पेमेंट नहीं होगा। देखिए पेमेंट ऑफ चेक शुड नॉट बी मेड इफ बैंक कम्स टू नो अबाउट डेथ ऑफ द कस्टमर और फाइलिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी पिटीशन ऑफ द कस्टमर। अगर बैंक को ये पता पड़ जाता है कि कोई पार्टिकुलर कस्टमर की डेथ हो गई है, तो उस ऐसे चेक का पेमेंट नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इस पर भी केस स्टडी बन के एक क्वेश्चन आएगा। सपोज कि कोई कस्टमर था आपकी बैंक का, सो एंड सो, इसका सेविंग अकाउंट्स था, उसकी डेथ हो गई, अब कोई और उसका चेक लेके आता है, तो क्या वो उस चेक का पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? तो आपको याद रखना है इस केस में चेक का पेमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट, डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हैज़ नो इफेक्ट एंड चेक साइंड बाय देम कैन बी पेड। अगर कोई कंपनी है, उसमें कोई डायरेक्टर है, उसका डेथ हो जाता है और उसने कोई चेक साइन कर रखा था पहले से, अब कोई उस चेक को प्रेजेंट करता है, तो ऐसे चेक का पेमेंट होगा। तो कोई भी डायरेक्टर के डेथ से पेमेंट रुकता नहीं है, पर कोई पर्सन या कोई सेविंग अकाउंट कस्टमर है, उसकी डेथ हो जाए तो उसके केस में क्या होएगा? पेमेंट स्टॉप हो जाएगा, मतलब पेमेंट नहीं करेगी बैंक। अगर उसने पेमेंट कर दिया बैंक ने, तो बैंक वहाँ पे फॉल्टी हो जाएगी। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में दो वर्ड्स होते हैं, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो पहले देख लेते हैं हम होल्डर क्या होता है। होल्डर कौन होता है? ही मस्ट बी एंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम। ही मस्ट बी होल्डिंग द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम। इसका मतलब ये हुआ कि होल्डर वो होता है, मतलब होल्डर होने के लिए दो कंडीशंस होना ज़रूरी है, याद रखिए। पहली कंडीशन ये है कि होल्डर वो होता है जो कि एंटाइटल्ड हो पोजीशन के लिए, जो उसको इंस्ट्रूमेंट दिया जाने वाला है उसके लिए वो एंटाइटल्ड हो, उसको बोलते हैं होल्डर। इट मीन्स उसका एक्चुअल पोजीशन ज़रूरी नहीं है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि वो जो चेक है, वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है, वो उसके पास हो, वो उसको पजेस कर रहा हो, उसका एक्चुअल पोजीशन उस पर हो, पर ही मस्ट बी एंटाइटल्ड टू द पोजीशन। एंटाइटल होना चाहिए पोजीशन के लिए, एक्चुअल पोजीशन ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है? ही मस्ट बी एंटाइटल्ड टू रिसीव रिकवर द अमाउंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट। वो एंटाइटल्ड होना चाहिए जो भी अमाउंट उस चेक पे या उस इंस्ट्रूमेंट पे लिखी है उसको रिकवर करने के लिए। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक्स और वाई आपस में अच्छे दोस्त हैं। एक्स और वाई आपस में अच्छे दोस्त हैं, तो एक्स ने सोचा कि मैं वाई को एक चेक गिफ्ट करूँगा। तो वो जो चेक होगा उस पर क्या लिखा होगा? पे वाई, और यहाँ पे साइन किसके होंगे? एक्स के। तो एक्स ने वो चेक बना लिया, उस पर लिख दिया पे वाई, एक्स ने साइन कर दिया, डेट वगैरह सब कुछ फिल कर दी, चेक कंप्लीट है। पर उसने अभी तक भी वाई को चेक नहीं दिया है। तो अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूं कि होल्डर ऑफ चेक कौन होगा, तो आप सबके मन में आएगा एक्स होगा होल्डर, क्योंकि आप लोग ऐसा समझते हैं होल्डर मतलब जो होल्ड कर रहा है चेक को। नहीं,
पर ऐसा गलत है। होल्डर मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि जो चेक को होल्ड कर रहा है। होल्डर मतलब वो होता है जो एंटाइटल्ड हो चेक के पोजीशन के लिए, भले उसके पास एक्चुअल में पोजीशन नहीं है। वाई के पास अभी चेक नहीं है, वाई एक्चुअली पजेस नहीं कर रहा चेक को, पर उस पर चेक पे नाम किसका लिखा है, चेक फाइनली मिलने किसको वाला है, वाई को मिलने वाला है। तो यहाँ पे इस केस में वाई कौन हो जाएगा, होल्डर। तो यहाँ एक्स होल्डर नहीं होगा, कौन होगा होल्डर, वाई। चलिए अब देखते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के लिए 4 कंडीशंस होना ज़रूरी है। चारों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी ही कोई भी इंसान क्या कहलाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स। जैसे कि होल्डर में 2 कंडीशंस चाहिए थी। फर्स्ट, ही मस्ट बी एंटाइटल्ड टू पोजीशन एंड सेकंड, ही मस्ट बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट रिटर्न ऑन द इंस्ट्रूमेंट। ऐसे ही होल्डर इन ड्यू कोर्स में पहली कंडीशन क्या है, ही मस्ट बी अ होल्डर। होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के लिए किसी को भी होल्डर होना ज़रूरी है। पहले वो होल्डर होगा तभी होल्डर इन ड्यू कोर्स की आगे की कंडीशंस हम देखेंगे। होल्डर होना ज़रूरी है मतलब जो 2 कंडीशंस होल्डर में हमने पढ़ी थी वो फॉलो करना इसको ज़रूरी है। सेकंड, ही शुड हैव गॉट द इंस्ट्रूमेंट फॉर लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब होता है किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट मिला तो वो क्यों मिला, उसने कुछ काम किया था तभी उसको कोई इंस्ट्रूमेंट मिला। सपोज़ ए और बी है, तो बी ए के यहाँ जॉब करता था तो ए ने बी को चेक दिया। ए ने बी को चेक दिया, क्यों दिया, क्योंकि बी ए के यहाँ जॉब करता था। तो ये कंसिडरेशन हुआ। कंसिडरेशन मतलब कुछ किसी चीज़ के बदले में कुछ मिलना, उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। तो ये होना यहाँ पे ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, ही मस्ट हैव ओब्टेन द इंस्ट्रूमेंट बिफोर इट्स मैच्योरिटी। ऐसा नहीं हो कि वो इंस्ट्रूमेंट पे जो डेट लिखी है वो मैच्योरिटी हो गया, मैच्योर हो गया इंस्ट्रूमेंट। तो द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी बिफोर इट्स मैच्योरिटी। ही मस्ट हैव ओब्टेन द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ विदाउट एनी नेग्लिजेंस। जो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स है, जो भी इंसान है, उसको जो इंस्ट्रूमेंट है उसने वो जब इंस्ट्रूमेंट लिया तो गुड फेथ में लिया, विदाउट एनी नेग्लिजेंस लिया। कुछ उसमें ऐसी भूल थी, कुछ फ्रॉड था, वो उसको उस टाइम पे पता नहीं था, उसने गुड फेथ में लिया, विदाउट एनी नेग्लिजेंस लिया, तो वो क्या कहलाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स। देखिए होल्डर इन ड्यू कोर्स में एक बात और इम्पॉर्टेंट होती है, इसमें चेक का पोजीशन होना भी ज़रूरी है, जबकि होल्डर में चेक का पोजीशन होना ज़रूरी नहीं होता था, पर होल्डर इन ड्यू कोर्स में चेक का पोजीशन भी ज़रूरी है। तो ये सब पॉइंट्स के साथ आप ये भी याद रखिएगा कि पोजीशन होना भी ज़रूरी है। देखिए अब होल्डर इन ड्यू कोर्स को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक्स ने वाई को सैलरी दी, एक चेक दिया उसने वाई को। अब वाई ने क्या किया, उस चेक में कुछ फ्रॉड कर दिया और वो चेक एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स कर दिया किसको, जेड को। कुछ वाई ने कुछ ना कुछ फ्रॉड करके चेक किसको दे दिया, जेड को दे दिया। ठीक है, अब जेड को चेक इसलिए दिया वाई ने क्योंकि जेड ने वाई के लिए कुछ काम किया था और बदले में वाई ने जेड को चेक दिया, पर कुछ ना कुछ फ्रॉड करा हुआ था और उसका जेड को बिल्कुल पता नहीं था कि उस चेक में कोई ना कोई फ्रॉड है। अब मुझे बताइए क्या जेड होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा? हाँ बिल्कुल होगा, जेड होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा क्योंकि ये चारों कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन, ये इंस्ट्रूमेंट को पजेस कर रहा है। हाँ ये पजेस कर रहा है, इसके पास एक्चुअल पोजीशन है इंस्ट्रूमेंट का। क्या जेड को कंसिडरेशन में चेक मिला? हाँ जेड को कंसिडरेशन के लिए ही चेक मिला क्योंकि जेड वाई के यहाँ कुछ ना कुछ काम करता था और वाई ने इसके बदले में जेड को ये चेक दिया। थर्ड कंडीशन क्या होती है, इन गुड फेथ। इसने जेड को ये बिल्कुल पता ही नहीं था कि वाई ने चेक में कोई फ्रॉड किया है, तो विदाउट एनी नेग्लिजेंस, इसने कोई नेग्लिजेंस नहीं दिखाई, इसने गुड फेथ में लिया, तो ये क्या होगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन सी कंडीशन, ओब्टेन्ड इंस्ट्रूमेंट बिफोर द मैच्योरिटी। इसने जो इंस्ट्रूमेंट लिया वो बिफोर मैच्योरिटी लिया, उसकी मैच्योरिटी डेट अभी निकली नहीं थी, तो जो जेड होगा वो क्या होगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स। देखिए एक बार समराइज कर लेते हैं हम, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर में 2 कंडीशन होना ज़रूरी है, ही मस्ट बी एंटाइटल्ड टू पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन नेसेसरी नहीं है।
और नेक्स्ट कंडीशन, ही मस्ट बी एंटाइटल टू रिसीव रिकवर द अमाउंट। तो 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए होल्डर के लिए। सिमिलरली होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए ही मस्ट बी अ होल्डर, होल्डर होना ज़रूरी है। मैंने बताया था इसमें पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट, ही शुड हैव गॉट द इंस्ट्रूमेंट फॉर लॉफुल कंसिडरेशन। इसको लॉफुल कंसिडरेशन में वो इंस्ट्रूमेंट मिलना चाहिए। इसने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया था जिसके बदले में इसको वो चेक या वो इंस्ट्रूमेंट मिला। ही मस्ट हैव ऑब्टेन्ड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी नहीं निकलनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट की। नेक्स्ट, ही मस्ट हैव ऑब्टेन्ड द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ। तो जो होल्डर होता है वहाँ पे कंसिडरेशन का होना ज़रूरी नहीं है, पर होल्डर इन ड्यू कोर्स में कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है। ऐसे ही गुड फेथ का होना ज़रूरी नहीं है किसमें, होल्डर में, पर होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए गुड फेथ का होना ज़रूरी है। अगर हम टाइटल की बात करें तो जो चेक को ट्रांसफ़र करता है, जो ट्रांसफरर है, वैसा ही टाइटल मिलता है होल्डर को। और जबकि होल्डर इन ड्यू कोर्स में जो ट्रांसफरी है गेट द बेटर टाइटल विदाउट एनी डिफेक्ट। इसका मतलब जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है वो बहुत पवित्र होता है, उसका जो टाइटल होता है बहुत प्योर होता है, एज प्योर एज गंगा मैया। अगर उसके पास कोई चेक है तो उसका पेमेंट होगा ही होगा। अगर उसने गुड फेथ में लिया है, विदाउट एनी नेग्लिजेंस लिया है, वो सब कंडीशंस को फॉलो किया है, तो उसका पेमेंट होगा ही होगा। तो सबसे अच्छा टाइटल होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स का। अगर हम टाइम की बात करें तो होल्डर में बिफोर और आफ्टर मैच्योरिटी ऐसा कुछ नहीं है कि आफ्टर मैच्योरिटी हो या बिफोर मैच्योरिटी हो, टाइम का कोई कंसिडरेशन नहीं है। पर होल्डर इन ड्यू कोर्स की बात करें तो इसमें बिफोर मैच्योरिटी ही होना चाहिए। पोजीशन की बात करें हम, पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पे होल्डर पजेस कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, पोजीशन का होना ज़रूरी नहीं है। पर होल्डर इन ड्यू कोर्स में पोजीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। वीडियो के लिए बस इतना ही। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गुरु नॉलेज। धन्यवाद।